गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आप सब लोगों को नमस्कार। एक ही बार में नमस्कार करता हूँ, एक ही बार में गुड मॉर्निंग सब लोगों को। और क्वेश्चन यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। यदि कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं समझूंगा कि आपकी अनुमति है कि आगे बढ़ें। और तो ऐसे में पिछले क्लास में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट किया था। जब रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट किया तो उसके आगे का जो अधिनियम है हम उसे कंप्लीट करते हैं। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब क्या है? इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? एक्ट कौन बनाया, एक्ट कौन बनाया, एक्ट क्यों बनाया, एक्ट का प्रावधान क्या है और एक्ट का प्रभाव क्या है। इन 4 सवालों का जवाब जान लेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रुद्रा दुबे, आप सवाल पूछो बेटा, सवाल पूछो, सवाल का जवाब मैं दे ही दूंगा। एक्ट कौन बनाया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। क्यों बनाया? तो रेगुलेटिंग एक्ट की विफलता के कारण रेगुलेटिंग एक्ट विफल हो गया था, इसलिए बनाया था। उसके बाद अगला कि इसके प्रावधान क्या हैं, इसके प्रावधान क्या हैं। यदि प्रावधान पर ध्यान धरो तो प्रावधान के ऊपर ध्यान धरने से क्या बात होती है? अरे बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो।
आपके पढ़ने हमारे पढ़ाने के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, आप पढ़ो। प्रावधान की बात करके देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल को गवर्नरों पर बढ़त दी गई। गवर्नर जनरल को गवर्नरों पर बढ़त दी गई। अब वह अधीक्षण परीक्षण निरीक्षण कर सकता था। अधीक्षण परीक्षण निरीक्षण कर सकता था। बस इतने ही प्रावधान है, इसके आगे भी कुछ नहीं पढ़ना है। तब देखेंगे प्रभाव क्या पड़ा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ नंबर 1, और गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि हुई। तब देखते हैं आगे प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव ये पड़ा कि कंपनी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। प्रभावी नियंत्रण बना। कंपनी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण बना। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो शासन का केंद्रीयकरण बढ़ा। केंद्रीयकरण बढ़ा। कंपनी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण बना और शासन का केंद्रीयकरण बढ़ा। लिखने का काम यदि पूरा हो जाए तो हम इसको अब समझ लेंगे। यदि लिखने का काम पूरा हो गया, मैं दोबारा बोल देता हूं ताकि आप लिखने में कुछ छूट ना जाए। एक्ट कौन बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। एक्ट क्यों बनाया? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट विफल हो गया था।
एक्ट का प्रावधान क्या है? तो दो मुख्य प्रावधान है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ और गवर्नर जनरल को गवर्नरों पर बढ़त दी गई। गवर्नर जनरल अब अधीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण कर सकता था। फिर इसके प्रभाव की बात करें तो दो ठोस बिंदु है। एक ये कि सरकार का कंपनी के ऊपर नियंत्रण प्रभावी रूप से बढ़ गया और दूसरा ये कि शासन का केंद्रीयकरण बढ़ गया। अब आपको इधर नहीं देखना है, सिर्फ समझना है। जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा था कि इस एक्ट के अंतर्गत कुछ समस्याएं रह गई थी। जब इसको लागू किया गया तो एक समस्या यह रही कि गवर्नर और, बल्कि एक प्रावधान और बता देता हूं, माफ करिएगा, एक प्रावधान और बता देता हूं। यहां पर जहां प्रावधान आपने लिखा है ना, आपने दो ही लिखा है, एक प्रावधान और जोड़ देता हूं तो बात पूरी होगी। प्रावधान वाले में जोड़िएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में अब 3 सदस्य ही रहे एवं निर्णय बहुमत के आधार पर तय हुआ। गवर्नर जनरल के परिषद में अब 3 सदस्य ही रहे एवं निर्णय बहुमत के आधार पर तय हुआ। ये आप प्रावधान में लिख दीजिएगा। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो आप यदि रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद की समस्या को ध्यान में लाइए, तो मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल को उसके परिषद ने सहयोग नहीं दिया। दूसरा, गवर्नर जनरल को गवर्नरों ने इज्जत नहीं दी। तीसरा ये कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट से परेशान था। और एक चौथी समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंग्लैंड की सरकार को भारत से संबंधित अपनी नीतियों के बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं रहे थे। ये 4 तरह की मूल समस्याएं थी। मैं उन समस्याओं को एक दफा फिर से यहां पॉइंट आउट कर देता हूं कि कंपनी ने गवर्नमेंट को सूचना नहीं दिया। ये रिवीजन हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट वाले में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल को परिषद ने परेशान किया। गवर्नर जनरल को परिषद ने परेशान किया। तीसरा है कि गवर्नर जनरल की अवहेलना गवर्नर ने किया। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल से टकराव था एवं सुप्रीम कोर्ट का
भारत की जनता में भी विरोध था, जनता में भी विरोध था। सुप्रीम कोर्ट का भारत की जनता में भी विरोध था। कुल मिलाकर देखो तो ये 4 बातें हैं। पीछे के क्लास से आपको अपना मेमोरी रिकलेक्ट करना है, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं एकदम संक्षेप में, ताकि आप कलेक्ट कर पाइए कि जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था तो कहा गया था कंपनी को कि तुम भारत के संबंध में कोई भी नीति बनाओ तो हमको उसकी सूचना दे दो। हमने आपको याद दिलाया था उस समय कि कंपनी ने कोई सूचना नहीं दिया इंग्लैंड की सरकार को, और यह भी बताया था कि सूचना इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंग्लैंड की सरकार की ओर से सूचना मांगने के लिए कोई डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट मतलब विलियम पिट नाम का इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने कि यह एक्ट बनाने के लिए विधेयक संसद में पेश किया था। इसलिए उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट का इंडिया संबंधी अधिनियम। पिट कौन? विलियम पिट कौन? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। उसी एक्ट में यह बात कही गई कि अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की संस्था होगी। उस संस्था का दायित्व होगा कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत संबंधी नीतियों की सूचना कलेक्ट किया करे, और उस सूचना के आधार पर यदि हमें कोई ज़रूरत महसूस हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माने कह सकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम उसको निर्देश दे सकते हैं, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो निर्देश देने, नियंत्रण रखने आदि की प्रक्रिया की शुरुआत तभी हुई जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। तुम यदि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को मिला के देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि रेगुलेटिंग एक्ट में भी उद्देश्य यही था कि हम कंट्रोल करें, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कंट्रोल करने के लिए जरूरी एक निकाय का गठन नहीं किया गया था। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जब इंग्लैंड की संसद ने एक्ट बना के कहा कि कंपनी वाले भारत के संबंध में कोई भी नीति बनाएंगे तो उसकी सूचना हमको देंगे, तो सूचना लेकर ये क्या करेंगे भाई? इन्हें कौन सा पीटी का एग्जाम देना है? तो सूचना यदि मांग रहे हैं तो सूचना के आधार पर वो करना क्या चाहते थे? तो सूचना के आधार पर वो करना ये चाहते थे कि जैसे ही ये सूचना हमको मिली, हम ये करेंगे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यदि कंपनी ने यह तय किया कि भारत में कहीं अभी युद्ध करना है तो कह सकते नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, युद्ध नहीं कर सकते हो। ऐसी तमाम प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं जहां पर कि कंपनी को इंग्लैंड की सरकार नियंत्रित कर सकती है। लेकिन नियंत्रण के लिए जब तक कि तुम एक डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे, जब तक कि तुम एक निकाय नहीं बनाओगे, एक बॉडी नहीं बनाओगे, जब तक कि एक अधिकारी व्यवस्था नहीं तय करोगे, तब तक कंपनी को आखिर क्या हुआ है, उसका क्या जा रहा है कि तुमको बार बार आके सूचना दे कि हे श्रीमान, हम एक काम करने वाले हैं, ये लीजिए सूचना। वो तो 1773 के उस एक्ट को लेकर परेशान थे जिसमें कि उनको कह दिया गया था कि आज के बाद भारत के संबंध में कोई भी नीति अपनाओगे तो हमको सूचना दोगे। कंपनी वाले को उसी समय लग रहा था कि हमको कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन तुमने चूंकि कंट्रोल करने वाला बॉडी नहीं बनाया तो कंपनी को लगा कि चलो कोई बात नहीं है, एक स्केप रूट है, हम इस रास्ते बच निकलेंगे। तो
उसी छेद को भरने का काम किया 1784 के एक्ट में, जब कहा गया कि आज के बाद एक बॉडी होगा जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तुमको कंट्रोल करेगा। यहां से देखोगे तो क्या बात समझ में आएगी कि अब कंपनी के ऊपर इंग्लैंड की सरकार और इंग्लैंड की संसद का जो नियंत्रण है वो ज्यादा प्रभावशाली हो गया। 1784 ईस्वी में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जाके खत्म हुआ 1858 में। तब खत्म हुआ जबकि इंग्लैंड की सरकार के सीधे हाथों में भारत की सरकार की सत्ता आ गई। आपको मैंने पीछे बताया है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत से समाप्त कर दी गई और सीधे सीधे इंग्लैंड की सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। और जब सत्ता कंपनी के हाथ में थी तो कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। लेकिन जब सत्ता सीधे इंग्लैंड की सरकार के ही हाथ में आ गई तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या जरूरत है भला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो इंग्लैंड की सरकार की ही ना एक एजेंसी है जो कंपनी पर कंट्रोल करती थी, क्योंकि कंपनी के हाथ में सरकार थी और भारत सरकार, और इंग्लैंड की सरकार चाहती थी उसको कंट्रोल करें। लेकिन जब भारत की सरकार सीधे सीधे इंग्लैंड की सरकार के ही हाथ में आ गई तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया। समझ गए। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है, गवर्नर जनरल को परिषद ने परेशान किया। यह क्या था मामला भाई, गवर्नर जनरल के परिषद में कुल 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल स्वयं उसमें हो गया तो टोटल संख्या 5 हो गई, और 5 के अंतर्गत बहुमत से फैसले होते थे। और यदि परिषद के 3 सदस्य गवर्नर जनरल के विपरीत हो गए, उनके विरुद्ध हो गए, तो गवर्नर जनरल कोई भी नीति नहीं बना पाते थे, कोई भी नियम नहीं बना पाते थे, कोई भी कार्यक्रम नहीं अपना पाते थे। कोई फैसला लेने का मसला उठा, घड़ी आई, तो नियम था कि परिषद के सहयोग से निर्णय लेना है। सहयोग से निर्णय लेने का मतलब था कि बहुमत से निर्णय लेना है। बहुमत के लिए परिषद के 4 सदस्य और गवर्नर जनरल दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाए तो कितने सदस्य हो गए, 5। तो कम से कम 3 सदस्य आपके फेवर में चाहिए। लेकिन हुआ ये कि गवर्नर जनरल के परिषद के 4 में से 3 सदस्य लगातार गवर्नर जनरल के विरुद्ध रहे, तो गवर्नर जनरल हो गए निष्प्राण, वो हो गए कमजोर, निर्णय ले ही नहीं पाते थे। उसका समाधान करने के लिए इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर जनरल के परिषद में अब 4 नहीं बल्कि 3 सदस्य ही होंगे। पहले 4 थे, अब वो खत्म हो गया और परिषद में कुल सदस्य कितने होंगे, 3 होंगे। और उसके बाद फिर क्या है, गवर्नर जनरल के परिषद में अब 3 सदस्य होंगे एवं निर्णय बहुमत के आधार पर तय होगा। निर्णय बहुमत के आधार पर तय होगा। और यदि मत की बराबरी हो गई, मत की बराबरी हो जाए, और यदि मत की बराबरी हो जाए तो गवर्नर जनरल का मत ही निर्णायक होगा, गवर्नर जनरल का मत ही निर्णायक होगा। इसको ठीक से समझो, बहुत साधारण बात है, कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। इसमें मामला यह है कि गवर्नर जनरल +4 = 5, इसके अंतर्गत बहुमत के लिए चाहिए 3,
ये था रेगुलेटिंग एक्ट का सिस्टम। रेगुलेटिंग एक्ट में सिस्टम क्या था? गवर्नर जनरल +4 = 5, और उसमें बहुमत के लिए चाहिए 3, और 3 सदस्य हमेशा गवर्नर जनरल के विरुद्ध होते थे, तो गवर्नर जनरल हो गए निष्प्राण। और तब पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या कहा? गवर्नर जनरल +3, तो इन दोनों को मिला दोगे तो कितने हुए? 4। और 4 में दिक्कत इस बात को लेकर है कि बहुमत कैसे निकले? हो सकता है कि 2 = 2 की स्थिति हो जाए, कि गवर्नर जनरल के परिषद में से 3 सदस्य है ना, तो परिषद में से यदि एक सदस्य ने गवर्नर जनरल के पक्ष में मतदान किया कि गवर्नर जनरल की जो राय है वही सही राय है, जो उनका सुझाव है वही सही सुझाव है, जो उनकी सोच है वही सोच है, सही है, तो ऐसी बात यदि हो जाए तो इधर हो जाएंगे 2, और परिषद के 2 और सदस्य ऐसे होंगे जो हो सकता है कि कहेंगे कि नहीं, गवर्नर जनरल की राय सही नहीं है। तो 2 आदमी एक तरह की बात कर रहे हैं, 2 आदमी अलग तरह की बात कर रहे हैं, मत बराबरी की स्थिति आ जाएगी। तो मत की बराबरी की स्थिति आ जाने की दशा में क्या करना चाहिए? तो ये कहा गया था उस एक्ट में कि जब भी मत की बराबरी की स्थिति आ जाए तो गवर्नर जनरल जिस पलड़े में बैठा होगा वही पलड़ा भारी मान लिया जाएगा। जब 2 और 2 के मत की बराबरी की स्थिति आ जाए तो गवर्नर जनरल के मत को हम निर्णायक मत मान लेंगे। यही प्रावधान हुआ, तो इससे क्या हुआ? परिषद के प्रभाव में थोड़ी कमी आई। ऐसा नहीं है कि अभी परिषद बिल्कुल खत्म हो गया है, अब भी परिषद के 3 सदस्यों में से कम 1 सदस्य की सहमति गवर्नर जनरल को चाहिए। 3 में से 1 कम से कम गवर्नर जनरल की ओर रहे, तब गवर्नर जनरल अपनी मर्जी का निर्णय कर पाएंगे। यदि 3 में से तीनों सदस्य गवर्नर जनरल के विपरीत हो जाएं तो गवर्नर जनरल अब भी अपनी मर्जी का निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल के ऊपर परिषद की पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, और 1784 में पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। ऐसा नहीं कि पकड़ खत्म हो गई है, पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। आगे पढ़ाऊंगा। 1793 ईस्वी में एक एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल को यह कह दिया गया कि अब तुम परिषद के सदस्यों से राय मशविरा कर लिया करो, लेकिन करना क्या है, इस विषय में तुम्हारी मर्जी ही निर्णायक होगी, तुम्हारा मत ही निर्णायक होगा। परिषद के सदस्यों को तुम्हारे विरुद्ध वोट देने का अधिकार अब नहीं होगा। तो 3 को याद रखोगे तो आपको बातें समझ में आएगी। गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल 1 था, 5 हुए, निर्णय बहुमत से होगा, 3 जिधर जाएंगे निर्णय वो होगा। और परिषद के 3 सदस्य गवर्नर जनरल का विरोध करते थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल कमजोर पड़ गया। पिट्स इंडिया एक्ट में कह दिया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में अब 4 नहीं 3 सदस्य होंगे, मत बराबरी होगी तो गवर्नर जनरल का मत निर्णायक होगा। मत बराबरी कैसे होगी? तब होगी जबकि परिषद के 3 में से 1 सदस्य गवर्नर जनरल की ओर चले जाएं। अब गवर्नर जनरल को परिषद के अंदर सिर्फ 1 सदस्य का समर्थन चाहिए, उसके बाद वह अपनी मर्जी का निर्णय कर सकता था, लेकिन कम से कम 1 समर्थन तो चाहिए। और 1793 में एक्ट आया तो कह दिया गया कि परिषद के सदस्य का काम सिर्फ सुझाव देने का है। गवर्नर जनरल उनके द्वारा दिए गए सुझावों को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है, और गवर्नर जनरल को अपने मन का निर्णय लेने के लिए परिषद के सदस्यों के वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे देखोगे कि गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ रही थी। समझ गए? तो गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि के बारे में यहां बता दिया कि गवर्नर जनरल को परिषद ने परेशान किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1784 के एक्ट में शिकंजा थोड़ा ढीला हुआ। तीसरा है कि गवर्नर जनरल की अवहेलना गवर्नर ने किया था,
मैंने आपको बताया था जब मराठों की लड़ाई बता रहा था तो ये कि गवर्नर ऑफ बंबई ने रघुनाथ राव के साथ में संधि किया और यह तय किया कि हम आपको मराठों का पेशवा बनाएंगे और इसके लिए मराठों से युद्ध की शुरुआत का निर्णय लिया गया। जबकि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने नाना फडणवीस के साथ में संधि कर लिया और कहा कि नहीं, हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाएंगे, हम मराठों से अभी युद्ध नहीं चाहते हैं। तो फिर यह तय हुआ कि बंबई का गवर्नर जनरल का फैसला नहीं मानेगा, बल्कि वो चला गया लंदन। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे सर्वोच्च निर्णयकारी बॉडी है, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से पढ़े हैं, उनके पास पहुंच गया गवर्नर ऑफ बंबई और कहा कि हमको रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहिए और इसके लिए जरूरत पड़े तो मराठों से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि हम जीत जाएंगे और जीत जाएंगे तो हम जो चाहते हैं वो व्यवस्था बना पाएंगे। क्या निकला नतीजा? क्या निकला नतीजा? नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड में बैठे हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कह दिया कि गवर्नर जनरल गलत है, गवर्नर ऑफ बंबई का ही प्रस्ताव सही है। अतः अब अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में मराठों का पेशवा रघुनाथ राव को बनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना चाहिए। तो गवर्नर जनरल की तो फजीहत हो गई। लेकिन 1784 के एक्ट में यह कह दिया गया कि आज के बाद गवर्नर जनरल ने जो कह दिया वो कह दिया। बंबई के गवर्नर हो चाहे मद्रास के गवर्नर हो, आपके पास अब अपने अपने राज्यों के लिए, उस समय उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का हक होगा। आपके कानून बनाने के हक को गवर्नर जनरल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें गवर्नर जनरल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जहां फैसला राजनीतिक होगा, जहां फैसला युद्ध संबंधी होगा, संधि संबंधित होगा, जहां फैसला बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का होगा, उस मामले में गवर्नर जनरल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। आप गवर्नर जनरल को बाईपास करके हम तक नहीं आइएगा। गवर्नर जनरल आप सबों के बीच में अध्यक्ष होगा और यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आरोप लग गया आप लोगों के ऊपर, तो निरीक्षण परीक्षण भी करेगा। आपको यह समझना है कि आप उसके अधीन हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रेसिडेंसी के मामले के कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कानून आप अपने प्रेसिडेंसी का अपने से बनाइए, नियम विधान आप अपने से बनाइए, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी जितने भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होंगे उसमें वो आप में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो आपके अध्यक्ष हैं, वो आपके परीक्षक हैं, आपके निरीक्षक हैं। तो यहां से देखोगे तो गवर्नर जनरल की पकड़ गवर्नरों के ऊपर मजबूती से स्थापित हुई, हालांकि अभी भी पूर्णतया स्थापित नहीं हुई है। मैंने आपको बताया है कि 1833 ईस्वी के एक्ट में यह बात कही गई कि गवर्नर जनरल अब पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून भी बना सकता है। और तब जाकर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल से संबोधित किया जाने लगा। वहां जाकर गवर्नर जनरल की पकड़ पूर्ण रूपेण स्थापित हो गई। लेकिन आप ये तो जरूर कहिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के शासन को एक केंद्र में लाया जाए, और इसी उद्देश्य के लिए गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ था। वो उद्देश्य बहुत प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाया,
क्योंकि गवर्नर जनरल की अवहेलना कर रहे थे। 1784 के एक्ट में क्या हुआ? उस उद्देश्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़े, बस एक कदम आगे बढ़े। अभी उस उद्देश्य की पूर्णता नहीं आई है, वो उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है। उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ। अब उद्देश्य प्राप्त होने की दिशा में अगली कड़ी ये थी कि 1833 का एक्ट आया तो कह दिया गया कि गवर्नर साहब लोग, आप गवर्नर जनरल के पूर्णतया अधीन हैं, आपके कानून बनाने के अधिकार भी अब अपने हाथ में नहीं रहे, आपके राज्यों के मामले में कानून बनाने का भी अंतिम अधिकार गवर्नर जनरल का है। और इसीलिए गवर्नर जनरल उस समय से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बुद्ध किस युग से हैं? भाई बुद्ध के लिए तो बता ही चुका हूं एंसेंट हिस्ट्री में। एक बच्चे ने लिखा भी था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, तो अब काहे पूछ रहे हो? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर के हैं। चलो, तो गवर्नर की अवहेलना वाला मुद्दा खत्म हो गया। अब इधर एक चौथा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल से टकराव और सुप्रीम कोर्ट का भारत की जनता में भी विरोध। इसको समझना है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब 1773 ईस्वी में गठित हुआ तो उसका हिंदुस्तान में 2 तरीके का रोल ऐसा हुआ जिसको लेकर बड़ी चिंता हुई। पहला रोल ये हुआ कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। आरोप ये था कि उसने बलपूर्वक करप्ट तरीके से अवध की बेगमों से पैसे की वसूली किया है। और भी कई आरोप थे। आरोपों के मद्देनजर इस बात का मौका उभर आया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है, और इस रास्ते वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इम्पीचमेंट आने से वॉरेन हेस्टिंग्स की तो फजीहत हो जाएगी, इससे बचना चाहता था वो। तो बचने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के जज लॉर्ड इम्पे को, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम था, बंगाल का जो मामला है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट था, उसके जज की बात नहीं बोल रहा हूं। बंबई का भी सुप्रीम कोर्ट था, उसके जज की बात नहीं बोल रहा हूं, उनके जजों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे ने कुछ करामत किया है यहां पर, उस करामत को समझिए, वहां से क्वेश्चन पीटी में आएगा। हुआ ये कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जब लगा डर कि इम्पीचमेंट में हम जाएंगे फंस, तो उसने ये सोचा कि हम पर जिसने आरोप लगाया है उस आदमी को यदि हम फोर्जरी करने वाला आदमी सिद्ध कर दें और इसके लिए उसको दंडित करवा दें तो हम पर लगा हुआ केस कमजोर हो जाएगा, हम बरी हो जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे आरोप लगाया कौन था? तो नंद कुमार नाम के एक व्यक्ति ने लगाया था। नंद कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर।
जिस आरोप के कारण उसके ऊपर इम्पीचमेंट माने महाभियोग आ सकता था। तो इस स्थिति से बचने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह प्लान किया कि हम नंद कुमार पे ही एक आरोप लगा देते हैं उल्टा, कि तो 420 करता है। आज के डेट में 420 बोला जाता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 420 के अधीन फर्जरी करने वाले को सजा मिलती है। तो आपको समझाने के लिए मैंने 420 वर्ड बोल दिया। उस समय 420 शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि उस समय आईपीसी तैयार ही नहीं हुआ था। तो अभी आप समझिए कि फॉर्जरी किया माने धोखाधड़ी करके पैसे वैसे कमाया। तो नंद कुमार के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने फॉर्जरी किया है। फॉर्जरी के आरोप को सिद्ध करना था, तो आरोप सिद्ध करने के लिए जानबूझकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड इम्पे को कहा कि तुम इसको किसी भी तरीके से, किसी भी शर्त पर दोषी सिद्ध कर देना, ताकि ये दंडित हो जाए। इससे हमको फायदा होगा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला ही यदि फ्रॉड है, हम ये दिखा देंगे तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा, तो हम बच जाएंगे। तो लॉर्ड इम्पे ने कहा कि ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हम तुम्हारे लिए यदि सपोर्ट का काम करेंगे तो हमको तुम का दोगे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड इम्पे को बोला कि हम तुमको सदर दीवानी का जज बना देंगे। माने पूरे बंगाल का जो रेवेन्यू कोर्ट है, उस कोर्ट का जज बना देंगे। उनका वेतन ज्यादा था, उनकी सुविधाएं ज्यादा थी, उनका कार्यक्षेत्र ज्यादा बड़ा था। तो गवर्नर जनरल ने लालच दे दिया था इम्पे को। इम्पे ललचा गए और फैसला दे दिए वॉरेन हेस्टिंग्स के फेवर में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के फेवर में फैसला जैसे ही गया, नंद कुमार दोषी ठहराए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्जरी का आरोप जैसे ही सिद्ध हुआ कि नंद कुमार को सजा के तौर पे फांसी की सजा दे दी गई। नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी, आरोप क्या था? फॉर्जरी का। हिंदुस्तान में फॉर्जरी के लिए फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक नंद कुमार को फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड के कानून के मुताबिक फैसले करता था, और इंग्लैंड के कानून में उस समय फॉर्जरी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। तो नंद कुमार को मृत्युदंड मिल गया। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि ये कौन सा कोर्ट है भैया कि फॉर्जरी के लिए मृत्युदंड दे दिया। फॉर्जरी के लिए तो मृत्युदंड नहीं मिल सकता ना, लेकिन फॉर्जरी के लिए मृत्युदंड दिया। तो हिंदुस्तान के लोगों के अंतर्गत डर बैठ गया, ये सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी बात पर फांसी चढ़ा सकता है। तो ये मामला हुआ जनता का नाराज होने का। अब एक और मामला है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में तनातनी कैसे हुई। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में तनातनी कुछ इस तरीके से हुई कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल हैं, और बंगाल के अंदर जितने भी अन्य कोर्ट्स हैं, चाहे वो सदर दीवानी हो, सदर निजामत हो, वो सब हमारे अधीन आता है। पूरे बंगाल का कोई भी जुडिशियल मामला यदि हो तो उसके मामले में अंतिम अधिकार हमारा होगा। जबकि गवर्नर जनरल का कहना था कि ना भाई ना, तुम कलकत्ता शहर के सुप्रीम कोर्ट हो। कलकत्ता एक शहर है और बंगाल एक राज्य है। तुम पूरे राज्य के सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता शहर के सुप्रीम कोर्ट हो। इसी दोनों को लेकर विवाद हुआ करता था। एक जगह है कोसीजूरा, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। कोसीजूरा, वैसे आपको लिख लेना चाहिए, पीटी में तो आजकल पूछ दिया जाता है। कोसीजूरा के जमींदार
का विवाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोसीजूरा के जमींदार का विवाद किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा, आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से। अधिकार क्षेत्र से क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन दे सकता है रेगुलेटिंग एक्ट, पीटीसी इंडिया एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट किससे संबंधित है? तो कह देंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। यह क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद के विवाद से, गवर्नर जनरल और गवर्नर के विवाद से, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के विवाद से, तो कह देंगे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के विवाद से। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। या फिर आ जाए नंद कुमार का मामला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? और वही होएगा रेगुलेटिंग एक्ट, पीटीसी इंडिया एक्ट, 1853 का एक्ट, 1833 का एक्ट, या 1813 का एक्ट, 1793 का एक्ट, कोई भी एक्ट दे देगा, उसमें से आपको मानना है कि रेगुलेटिंग एक्ट। इतने परिचयात्मक स्तर के ज्ञान पर ही आधारित क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको यह बताऊं कि जब कोसीचूरा नाम के एक जमींदारी के इलाके में रेवेन्यू की वसूली करने वाले एक जमींदार के ऊपर कोई आरोप लगा, आरोप लगाने वाले ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया, लेकिन कोसीचूरा का जमींदार पहुंच गया गवर्नर जनरल के पास यह अपील लेकर कि श्रीमान, हमारा इलाका कोसीचूरा बंगाल के अंदर आता है, लेकिन कलकत्ता के अंदर तो नहीं आता है, अतः हमारे केस के ऊपर फैसला सदर दीवानी में हो, न कि सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश भेजा कि आप कोसीचूरा के मामले से दूर रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोसीचूरा के मामले से हम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि कोसीचूरा बंगाल के अधीन आता है और हम सिर्फ कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बंगाल के सुप्रीम कोर्ट है। गवर्नर जनरल कह रहा है कि तुम सिर्फ कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट हो, और वो कह रहा है कि नहीं, कलकत्ता बंगाल का कैपिटल है। तो इस नाते यदि हम कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट हैं तो हम पूरे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता शब्द लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता शब्द का मीनिंग क्या होगा? गवर्नर जनरल कह रहा है कलकत्ता शहर के सुप्रीम कोर्ट होगा इसका मीनिंग, और सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट माने संपूर्ण बंगाल का सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि कलकत्ता बंगाल का कैपिटल है। अब इस बात को लेकर मतभेद चलता था, गवर्नर जनरल कुछ बोले, सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ बोले। यही विवाद जो था, इन दोनों विवादों का समाधान निकाल लिया गया 1781 तक आते आते। सत्रह सौ इक्यासी ईस्वी तक आते आते इन विवादों का समाधान निकाल लिया गया, जिसके तहत यह बात कह दी गई थी इंग्लैंड की संसद की ओर से कि नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास सिर्फ मद्रास तक सीमित रहेगा, मद्रास शहर तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंबई सिर्फ बंबई शहर तक सीमित रहेगा। यह तय कर दिया गया कि तुम यह तर्क लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता पूरे बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि कलकत्ता बंगाल का कैपिटल है, आगे नहीं बढ़ सकते हो। कलकत्ता बंगाल का कैपिटल है, इस नाते तुम कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट हो तो पूरे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता शहर के सुप्रीम कोर्ट रहोगे। यह स्पष्ट कर दिया गया पार्लियामेंट की ओर से, तो विवाद खत्म हो गया। दूसरी ओर यह कहा गया कि भारतीयों के मामले में भारतीय नियम विधान का को भी ध्यान में रखें माने सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा भारतीय के ऊपर चल रहा है, तो भारतीय के ऊपर चलने वाले मुकदमे में फैसला करने के वक्त में सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के कानून को ध्यान में मत रखिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि भारतीय रीति रिवाज क्या है, भारतीय नियम विधान क्या है। क्योंकि नंद कुमार वाले में दिक्कत क्या हो गई थी कि फौर्जरी के आरोप में नंद कुमार को सजा दे दी गई, मृत्युदंड की सजा। तो शौक में आ गए लोग, ये तो बहुत गड़बड़ चीज है भाई। कहा गया कि आज के बाद आप ध्यान रख लीजिएगा कि भारतीय नियम विधान भी क्या कहता है। इस पूरे मामले के अंतर्गत एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। एक फैक्ट यह है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड इम्पे को कहा था कि आपको हम सदर दीवानी का जज बना देंगे। इम्पे ने लालच में फैसला दे दिया, नंद कुमार को फांसी हो गई। गवर्नर जनरल ने भी अपना वचन निभाया, उसने लॉर्ड इम्पे को सदर दीवानी का जज बना दिया। यहां पर जो फैक्ट बता रहा हूं वो एग्जाम के लिए काम की चीज है। वो ये कि जैसे ही लॉर्ड इम्पे सदर दीवानी का जज बना, वैसे ही इंग्लैंड की सरकार की ओर से हस्तक्षेप आ गया। इंग्लैंड की सरकार की ओर से हस्तक्षेप क्या आया, वो ये, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार करती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से हटा के सदर दीवानी के जज बना देने का अधिकार गवर्नर जनरल को किसने दिया? हु इज दैट गवर्नर जनरल टू डू सो? वापस लाओ लॉर्ड इम्पे को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान लॉर्ड इम्पे, जो कि लालच में आकर एक व्यक्ति के खिलाफ सजा दिए और उसको मृत्युदंड दे दिए, बल्कि कहिए कि उसकी हत्या कर दिए, उनको मिला अंत में कुछ भी नहीं सिवाय फजीहत और बदनामी के। अरे ये तो लालच वाला आदमी था, करप्ट आदमी था। तो लॉर्ड इम्पे का नाम बहुत चर्चित है, आप याद रखिएगा। और यही आपको यह भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कंपनी के द्वारा नहीं होती थी, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा होती थी। इसीलिए लॉर्ड इम्पे को सदर दीवानी के जज के पद पे रहने का मौका नहीं मिला, उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाना पड़ा। इतना हो गया तो बात खत्म हो गई। फौर्जरी क्या है, मैंने बताया, फौर्जरी का मतलब था धोखाधड़ी। फौर्जरी मैंने धोखाधड़ी करके पैसा वैसा कमाया, ऐंठना, किसी से भ्रष्ट काम करना, और क्या। अब मैं ये कह सकता हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित हमारी कहानी पूरी हो गई है। यदि आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित अब कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, लेकिन इसके पहले कि आप पूछने चाहो, मैं अंतिम में 60 सेकंड में इसे रिवाइज करना चाहता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंग्लैंड की संसद की ओर से, इसलिए कि संसद अब चाहती थी कि कंपनी के ऊपर हम नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए कंपनी ने कहा था, नियंत्रण करने के लिए
रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से संबंधित अपनी सभी सूचनाएं हमें देती रहे, लेकिन कंपनी ने सूचना नहीं दिया क्योंकि संसद ने एक्ट के माध्यम से सूचना लेने वाला विभाग नहीं बनाया था। इस कमी की पूर्ति के लिए 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात यह कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत के शासन के केंद्रीयकरण की कोशिश की गई थी। इस कोशिश की कमी यह रह गई थी कि गवर्नर और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो विवाद बना रहता था। 1784 के एक्ट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल गवर्नरों के ऊपर अधीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण कर सकते हैं। तो ये विवाद खत्म हुआ। अब गवर्नरों के पास में अपनी विशेष शक्ति ये रह गई कि वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते थे। गवर्नर जनरल क्योंकि बंगाल का गवर्नर भी हुआ करते थे, तो वो कानून सिर्फ बंगाल के लिए बनाते थे। बाकी राजनीतिक मामलों में प्रधान वो पूरे भारत के होते थे। ये तय हुआ 1784 में। फिर गवर्नर जनरल का पद जब गठित किया गया था तो इंग्लैंड की संसद को और सरकार को भी डर लगता था कि कहीं ज्यादा पावरफुल होकर हमारे खिलाफ न चला जाए, तो इसीलिए गवर्नर जनरल के ऊपर भी शिकंजा कसने की कोशिश हुई थी। उसी शिकंजा का एक उदाहरण ये था कि गवर्नर जनरल को कहा गया कि एक परिषद के सहयोग से शासन चलाना है। परिषद में 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को मिलाकर बहुमत 5 के अगेंस्ट बनेगा। 5 में जिनके पास 3 होगा उनका बहुमत होगा। 4 में से 3 पार्षद गवर्नर जनरल के विपरीत ही रहे प्रायः, तो गवर्नर जनरल कमजोर रहे। इस स्थिति का समाधान करने के लिए ईस्ट इंडिया एक्ट में यह हुआ कि अब परिषद में सिर्फ 3 सदस्य होंगे और यदि मत की बराबरी की स्थिति होगी तो गवर्नर जनरल का मत निर्णायक मत माना जाएगा। यहां गवर्नर जनरल को अपने परिषद में कुछ बढ़त प्राप्त हुई, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल परिषद से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ था। अगला पॉइंट यह है कि गवर्नर जनरल पे शिकंजा कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के साथ में गवर्नर जनरल का जो विवाद है वह इस बात को लेकर था कि गवर्नर जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता शहर का सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कलकत्ता चूंकि कैपिटल है तो इस नाते वो पूरे बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है। इसी की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति कोसीजूरा के जमींदार के मामले में हुई थी। इन समस्याओं का समाधान इंग्लैंड की संसद ने 1781 तक ही निकाल दिया था, इसलिए 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिखता है। अब हमने एक एडिशनल लाइन क्या बताया है, वो ये कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच के संबंध के मामले में 1793 का एक्ट इसलिए निर्णायक है क्योंकि उसमें यह कह दिया गया कि गवर्नर जनरल अपने परिषद से सलाह तो लेगा, लेकिन परिषद के लोगों का गवर्नर जनरल के लिए मतदान करने का अधिकार खत्म होता है। गवर्नर जनरल निर्णय अंततोगत्वा अपनी मर्जी से लेंगे। परिषद के मतदान की व्यवस्था खत्म हो गई। और फिर 1833 के बारे में क्या बताया कि 1833 में आते आते ये तय हो गया कि गवर्नर जनरल अब सिर्फ बंगाल का कानून नहीं बनाएंगे बल्कि पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, इसलिए उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि दिक्कत है तो सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूं।
जी, गौतम बुद्ध कलयुग में है कि द्वापर में है? यह भाई कलयुग और द्वापर के मामले में गौतम बुद्ध का अध्ययन नहीं होता है। जब हम लोग उस तरह के युगों की बात कर रहे हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, इस तरह की बात यदि कर रहे हो तो युगों के अंदर अध्ययन होता है पौराणिक कथाओं का, और बुद्ध का अध्ययन उस युग के दायरे में हुआ ही नहीं है। युग की जो कल्पना है वह आज के इतिहासकारों की कल्पना नहीं है, इसलिए बुद्ध को किसी युग से नहीं जोड़ा गया है। बस एक प्रॉब्लम है कि इतने दिन से कहाँ थे। रंजीत सिंह, अच्छा, 1793 के एक्ट के ऊपर अभी आ रहा हूं बच्चों, आ रहा हूं। इस पे मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर जितनी चर्चा कर दिया हूं सफिशियंट है। अब आगे बढ़ो, अब पढ़ते हैं हम लोग चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लिखो। चार्टर एक्ट बारे में लिखना पड़ेगा, 2 लाइन 3 लाइन लिख लो, फिर समझा दूंगा। चार्टर एक्ट का मतलब होता है, चार्टर एक्ट का मतलब होता है शासन करने का अधिकार, शासन करने का अधिकार देने वाला अधिनियम, देने वाला अधिनियम। अधिनियम, शासन करने का अधिकार देने वाला अधिनियम। इसके तहत, इसके तहत यह बात तय हुई कि, इसके तहत यह बात तय हुई कि कंपनी अब कितने समय तक के लिए भारत में शासन करेगी। कंपनी अब कितने समय तक के लिए भारत में शासन करेगी। लिखो, लिखते रहना है। इसके तहत यह तय हुआ कि कंपनी अब कितने समय तक के लिए भारत में शासन करेगी। स्मरणीय है कि इस दौरान, स्मरणीय है कि इस दौरान इंग्लैंड की संसद में, इंग्लैंड की संसद में, स्मरणीय है कि इस दौरान इंग्लैंड की संसद में स्मरणीय है कि इस दौरान इंग्लैंड की संसद में कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग चल रही थी। कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग चल रही थी। कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग चल रही थी। कुल मिलाकर 4 चार्टर एक्ट्स आए, 4 चार्टर एक्ट्स आए, एक्ट्स आए, कुल मिलाकर 4 चार्टर एक्ट्स आए। नंबर एक,
चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। अब यहां पर आगे बढ़ने के पहले मात्र 1 मिनट में सुन लो समझने के लिए कि जब इंडिया में कंपनी के शासन का विस्तार हो रहा था तो इंग्लैंड में संसद के अंदर कंपनी के शासन को खत्म कर देने की मांग भी उठने लगी। मांग इस तरह से उठने लगी कि भारत के इतने बड़े प्रदेश पर यदि कंपनी का शासन हो जाएगा तो कल को कहीं कंपनी वाले इंग्लैंड के हाथ से बाहर न चले जाएं, या फिर कंपनी वाले लोग अपने पैसे के बल पे इंग्लैंड की संसद को करप्ट करके, सांसदों को खरीद बिक्री करके इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ध्वस्त कर दें। इस तरह की स्थिति आने से पहले ही जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दीजिए, ये मांग उठ रही थी इससे, इंग्लैंड की संसद की ओर से। 1773 में इस मांग को तरजीह नहीं दी गई, यद्यपि कि इंग्लैंड की संसद ने 1773 के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश किया, लेकिन कंपनी के शासन को समाप्त करने की दिशा में कोई बात नहीं किया। 1784 में भी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया, लेकिन कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात नहीं की गई। लेकिन 1793 में जो एक्ट आया उसमें यह बात कही गई कि कंपनी को हम अगले 20 वर्षों तक शासन करने का अधिकार देते हैं। तो आपको इस एक लाइन में दो बातें नजर आएंगी। एक ये कि कंपनी का शासन अधिकार बना रहा, चर्चा चली संसद में कि क्या कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए, तो एक्ट में कहा गया कि नहीं, कंपनी का शासन का अधिकार बना रहेगा। लेकिन एक दूसरी बात है कि 20 वर्षों के लिए, यह एक तरीके से सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस है कि 20 वर्षों तक के लिए आप जीवित रहिएगा, 20 वर्षों तक आपका शासन अधिकार रहेगा। तो कंपनी का शासन अधिकार बना रहेगा, लेकिन ओनली फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, यह बात कही गई। तो अब आप प्रावधान लिख लीजिए। 1793 में क्या बात हुई? कंपनी को अगले 20 वर्षों तक का शासनाधिकार मिला। कंपनी को अगले 20 वर्षों तक का शासनाधिकार मिला। सर मैं 7 मिनट में 250 वर्ड्स लिख लेती हूं, तो अब कितना सुधार करना होगा? नहीं बिटिया, तुम यदि 7 मिनट में 250 शब्द लिख लेती हो तो इसमें तुम्हारे स्पीड को बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्पीड तो ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि फराटे में रपेट के लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है। आंसर राइटिंग करने के वक्त में थोड़ा थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस भी ऑन रखना, और ये ध्यान रखना है कि जो आंसर फ्रेम तुम्हारे दिमाग में बना है उसके मुताबिक तुम पॉइंट्स लिखो, उसे अरेंज करो, उसकी भाषा ठीक रखो, और हैंड राइटिंग भी कम से कम पढ़ने योग्य रखो। स्पीड को इसके साथ मेजर करना। ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तुम कुछ लिख रही हो, तो वो तुम्हारा स्पीड नहीं है। तुम्हारा स्पीड यह है कि तुम आंसर दिमाग में सोची हो और उसके बाद में तुमने उसे लिखना शुरू किया तो अब भाषा भी सोच रहे हो, आंसर का क्रम भी सोच रहे हो, पॉइंट्स का एप्लीकेशन भी सोच रहे हो, कभी कभी उसके अंदर कौन सा फैक्ट आएगा ये भी सोच रहे हो, और उसके बाद लिखे जा रहे हो। ठहर के नहीं सोच रहे हो,
लेकिन लिखने के वक्त में दिमाग में तो चीजें कैलकुलेशन कर रही होती है ना। मेरा स्पीड 25 या 26 वर्ड मिनट आ रहा है सिर्फ। हाँ तो बिल्कुल सही सही है, 25-26 वर्ड यदि आ रहा है 1 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 13 मिनट में 50। चलो आगे बढ़ो। कंपनी को अगले 20 वर्षों तक का शासनाधिकार मिला और फिर गवर्नर जनरल अब परिषद के हस्तक्षेप से मुक्त हुआ। हस्तक्षेप, मताधिकार से मुक्त हुआ। आप इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि परिषद अब सलाहकारी हो गया। परिषद सलाहकारी हो गया। परिषद अब सिर्फ एडवाइजरी हो गया, सलाहकारी हो गया। क्लियर है? कुल मिलाकर हमारी कहानी यह है कि यदि चार्टर एक्ट 1793 को तुम पढ़ोगे तो यही दो प्रावधान हैं। इन दोनों प्रावधानों को मैं समझा चुका हूं, अब इसके ऊपर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, एक फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था जिसके काल में परिषद सिर्फ सलाहकारी रह गया? सिर्फ सलाहकारी रह गया। और उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में दुरुस्त करने की जरूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने ये तय किया कि हम इंग्लैंड से कोई बहुत योग्य अधिकारी लेके आए जो ईमानदार भी हो, ताकि वह भ्रष्टाचार आदि से भी हमें मुक्ति दिलाए। क्योंकि उस समय कंपनी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक पैमाने पर चल रहा था। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को वेतन बहुत कम मिलता था और उनको कहा जाता था कि कम वेतन पे काम करो, क्षतिपूर्ति का तरीका ये होगा कि तुम क्षतिपूर्ति का तरीका ये होगा कि तुम क्या करोगे? क्षतिपूर्ति का तरीका ये होगा कि तुम व्यापार कर लेना। और शुरुआती दौर में तो यहां तक कह दिया गया था कि तुमको हम दस्तक दे देंगे, तुम दस्तक का दुरुपयोग करके व्यापार कर लेना। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आया तो उस कॉर्नवालिस का चयन ही किया गया था इस ख्याल से कि वो बहुत वरिष्ठ आदमी है, इंग्लैंड की सेना का एक बहुत बड़ा सैनिक अधिकारी था वो, मतलब कमांडर इन चीफ के लगभग की हैसियत का आदमी। इसके पूर्व के काल में तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, वो तो शुरुआती दौर में क्लर्क था। उसके पहले गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, वो भी पहले क्लर्क था। तो सामान्य पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ा था। लेकिन कॉर्नवालिस तो हाई प्रोफाइल आदमी था। हाई प्रोफाइल आदमी को जब आप कहोगे कि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर बन जाइए तो उसे दिक्कत होती है।
आराम से नहीं मान जाएगा, वो शर्तें लगाया अपनी ओर से। शर्त ये लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के पद पर हम तब आएंगे जब नंबर 1 हमको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का पोस्ट मिलेगा। हमको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का पोस्ट मिलेगा, तब हम आएंगे इस पद पर। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का पोस्ट मिलेगा तब आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यानी कि सैनिक मामले में भी निर्णय हमारा ही चलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल भी था और कमांडर इन चीफ भी था, क्योंकि वो इंग्लैंड की सेना में पहले इसी पद पे तो रह चुका था लगभग। एक दूसरी बात उसने कहा कि हम परिषद के सदस्यों के द्वारा दिए जाने वाले मत के ऊपर निर्भर होकर निर्णय नहीं करेंगे। हम तब स्वीकार करेंगे गवर्नर जनरल का पद जबकि परिषद के सदस्य सिर्फ सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। निर्णय लेने का अधिकार हमारा अपना होगा। तो 1793 के एक्ट के पहले ही कॉर्नवालिस को मनाने के लिए इंग्लैंड की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सहमति दे दिया था कि जाओ, परिषद के सदस्य तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, वो सिर्फ एडवाइस देंगे, निर्णय तुम अपनी मर्जी से लेना। अभी एक्ट बना भी नहीं था, 1793 का एक्ट अभी बना भी नहीं था। उसी समय गवर्नर जनरल बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की यह शर्त मान ली गई और परिषद के सदस्यों को भी पीछे से बता दिया गया, ऐसा है कि इस विषय पे कानून आगे बनने वाला है। अब आज के बाद आप गवर्नर जनरल के सलाहकार हैं, हस्तक्षेप मत करिएगा, अधिकार मत दिखाइएगा। तो कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल है जिसने इसी शर्त पर गवर्नर जनरल का पोस्ट एक्सेप्ट किया था कि परिषद के सदस्यों का वोटिंग राइट खत्म करो, उनको सिर्फ एडवाइजर बना दो। समझ गए? इसलिए यहां से क्वेश्चन आ सकता था। अब 1793 का चार्टर एक्ट खत्म, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या है? अगले 20 वर्षों का शासनाधिकार अगले 20 वर्षों का शासनाधिकार उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एकाधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार ना, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार को कहा गया कि वह क्या कहा गया भैया? बोलो बोलो।
ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार को कहा गया कि वह धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। बस यही 3 बातें हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके आगे आपको इसको नहीं, हाँ एक पॉइंट और सॉरी। कंपनी की सरकार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करे। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करे। ये 4 प्रावधान है, चारों प्रावधान आपने यदि लिख लिया, ये 4 प्रावधान है, ये चारों प्रावधान आपने लिख लिया तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के 4 प्रावधान को देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब 1793 में आया था एक्ट, चार्टर एक्ट, कहा गया था कि कंपनी अगले 20 वर्षों तक शासन करेगी। 1813 में 20 वर्ष पूरा हो गया। जब 20 वर्ष पूरा हुआ तो एक बार फिर से संसद में ये चर्चा शुरू हुई कि खत्म करो कंपनी का शासन भारत में। संसद में चर्चा वर्चा हो गई, अंत में निर्णय ये निकला कि अभी नहीं खत्म किया जाएगा, 20 वर्ष तक कंपनी के शासन को और बढ़ा दिया जाए, ये प्रावधान कर दिया गया एक्ट में। तो यही बात हुई कि शासनाधिकार 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या है कि भारत में व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। और यह याद रखिएगा, यह एकाधिकार सिर्फ भारत के लिए नहीं था। भारत तो ईस्ट इंडीज के इलाकों में से एक था। यह हिंद महासागर के इलाके में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस इलाके का विस्तार यहां तक कि चीन तक भी चला गया था। यानी चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। इंग्लैंड की किसी भी दूसरी कंपनी को इस इलाके में व्यापार करने के लिए आने की अनुमति नहीं थी। तो अब आप ये देखोगे कि 1813 के एक्ट में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। लेकिन 2 अपवाद बचे रह गए थे कि अब भी चाय के मामले में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी और चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। चाय और चीन के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बचा रह गया था। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म किया गया? उत्तर में 1813 भी रहेगा और 1833 भी रहेगा। तो आपको इन 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन यदि करना पड़े तो क्या करिएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ, इसके उत्तर के लिए विकल्प में 1813 भी रहे, 1833 भी रहे, तो 13 वाले विकल्प को सही मानिएगा।
क्योंकि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया, बच गए थे सिर्फ 2 अपवाद। उन अपवादों का अंत कर दिया गया 1833 के एक्ट में। क्लियर है? तो अपवाद क्या बच गए थे? अपवाद बच गए थे चाय और चीन के। अपवाद बच गए थे चाय और चीन के। अब क्या है इधर? ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार को कहा गया कि धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के पहले तक अपने अधिकार क्षेत्रों में इंग्लैंड से या यूरोप से किसी भी देश से आए हुए ईसाई धर्म प्रचारकों यानी मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं देती थी। आप ईसाई हैं, धर्म प्रचारक हैं, भारत घूमने के लिए आना चाहते हैं, आइए, लेकिन आपको धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। क्यों? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ईसाई धर्म के विरुद्ध थे? नहीं, ये खुद ईसाई थे और धार्मिक आस्था वाले लोग थे, लेकिन फिर भी धर्म प्रचार की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू मुसलमान आदि नाराज होंगे, विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की संसद ने 1813 में एक्ट बना के कह दिया कि आप न सिर्फ ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार की अनुमति देंगे, बल्कि इसके लिए सहयोग भी देंगे। सहयोग देने के लिए तहत कहा गया कि आप एक धर्म प्रचार विभाग का गठन करेंगे, एस्केलेस्टिकल डिपार्टमेंट, धर्म प्रचार विभाग का गठन करेंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर एक एडिशनल बात यह कही गई कि भारतीय लोग जो आपके साम्राज्य के अधीन हैं, जो आपके शासन के अधीन हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर आपको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करना है। भारतीय लोग जो आपके साम्राज्य के अधीन हैं, आपके शासन के अधीन हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करना है। यही 4 प्रावधान थे। 1813 का एक्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है। अब अगला मुद्दा है 1833 का एक्ट। का एक्ट। सर, चाय और चीनी या कि चीन, चाय और चीनी, चीनी शब्द वहां पर यदि लिखा कहीं मिले तो इसका मतलब समझना चीनी व्यापार, मैंने चीन के साथ होने वाला व्यापार। हिंदी में लिखने में कई दफा दिक्कत है लोगों को, मतलब अंग्रेजी में तो चीनी को चाइनीज लिखते हैं तो बच्चे को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हिंदी में जब चीनी व्यापार लिखा जाता है तो लोगों को यह लगता है कि शायद ये चीनी के साथ होने वाला व्यापार था, या चीनी का व्यापार है क्या, या फिर चाइना का व्यापार है क्या। तो यदि तुमने कहीं पर चाय और चीनी व्यापार लिखा तो इसका मतलब समझना चाय और चीन के साथ होने वाला व्यापार, वो चीनी शुगर का ट्रेड नहीं है। आगे अगला मुद्दा क्या है? 1833 का एक्ट। तो प्रावधान, कंपनी का शासनाधिकार कंपनी का शासनाधिकार 20 और वर्षों के लिए बढ़ा। मुश्किल नहीं होना चाहिए समझने में। 1813 में कहा गया था कि कंपनी 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए शासन करेगी। 13 के बाद का 20 जोड़ लीजिए,
33 आया। 33 का वर्ष आया तो फिर से संसद में इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया कि अब खत्म करो कंपनी का शासन। संसद ने तमाम चर्चा विमर्श करके कहा कि अभी 20 और वर्षों के लिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलते रहने देंगे। तो 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए शासनाधिकार मिला, लेकिन साथ में कुछ और भी प्रावधान जोड़ दिए गए। अतिरिक्त प्रावधान क्या है? बीस वर्षों के शासनाधिकार के बाद क्या है? एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति, और कंपनी अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों तक सीमित रहेगी। एवं प्रशासनिक मामलों तक सीमित रहेगी। कंपनी अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों तक ही सीमित रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तो यह कि कंपनी समाज सुधार के तहत अनुकूल विधि बनाकर दास प्रथा की समाप्ति कर सकती है। दास प्रथा की समाप्ति कर सकती है। तो इस प्रावधान को तो देखो तुम समझ ही गए हो कि 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए दिया गया शासनाधिकार, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। एकाधिकार की समाप्ति 1833 में हो चुकी थी, 2 अपवाद बच गए थे तो वो भी खत्म हो गया 33 में, इसमें भी समझने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट यह है कि कंपनी को यह कह दिया गया कि अब आप व्यापार से अलग होइए, राजनीतिक प्रशासनिक मामलों का ही प्रभार आप संभालिए, और आपके व्यापार के अधिकार के खत्म होने से जो आपको नुकसान हुआ है हम उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। तो इंग्लैंड के सारे व्यापारी तो भारत आके व्यापार कर ही रहे थे, कंपनी को अब यह कह दिया गया कि आप व्यापार से अलग राजनीतिक प्रशासनिक मामलों का प्रभार संभालिए और आपको व्यापारिक नुकसान जो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, और वो क्षतिपूर्ति भारत के खजाने से होती थी। अब देखोगे कि इंग्लैंड की संसद ने एक्ट में यह भी कह दिया कि भारत की सरकार यदि चाहे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यदि चाहे तो वह आगे चलकर कोई कानून बनाकर दास प्रथा समाप्त कर सकती है। भारत की सरकार चाहे तो कानून बनाकर दास प्रथा की समाप्ति कर सकती है। 1833 के एक्ट में यह प्रावधान था, और इसी के अकॉर्डिंगली 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास प्रथा की समाप्ति कर दिया, दासता को समाप्त कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट,
भारत में शासन की नियुक्तियां या नियुक्तियों में धर्म, जात, मूल, जन्म स्थान, आदि के आधार पर भेद नहीं होगा। ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि 1833 के एक्ट के पहले तक भारत के शासन में नियुक्तियों में घोषित स्तर पे नस्लभेद किया जाता था। 1833 के एक्ट में यह कहा गया था कि नियुक्तियों में नस्लभेद नहीं होगा। सिर्फ नस्लभेद ही की बात नहीं नकारी गई थी, कहा गया था कि धर्म, जात, मूल, जन्म स्थान आदि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहा गया था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होंगी। ठीक है, यह मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, तो इधर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह भी बोल चुका हूं कि यह कह तो दिया गया, लेकिन तब भी किसी भारतीय की नियुक्ति होती नहीं थी, क्योंकि नियुक्तियों का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नियुक्ति नहीं करते थे। फिर पांचवा पॉइंट कि गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए विधि बना सकता था। गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए विधि बना सकता था, इसलिए अब वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। इसलिए अब वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा, यह भी मैं आपको समझा चुका हूं, और यह मैं आपको उसी दिन समझा दिया था जिस दिन मैं गवर्नर जनरल का टॉपिक पढ़ा रहा था। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो अधिनियम है, अधिनियमों को पढ़ने लगिएगा तो आपको ये सब चीजें आराम से समझ में आएंगी। अब मैं ये मानकर चल सकता हूं कि 1833 का एक्ट आपका पूरा हो गया है। 1833 के एक्ट से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछने का मन हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि 1833 के एक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपका ये टॉपिक समाप्त करता हूं। एक लाइन लिखता हूं बस नोट में। अठारह सौ 33 के अधिनियम पर इंग्लैंड के औद्योगिक पूंजीवाद और उपयोगितावाद का प्रभाव था। उपयोगितावाद का प्रभाव था। जनरल स्टडीज के क्लास के ख्याल से इस विषय के ऊपर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी नहीं है। पीटी में कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं कि 1833 का जो एक्ट लाया गया है उसके पीछे इंग्लैंड की सरकार के दिमाग में कोई उद्देश्य तो होगा। तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है उस
औद्योगिक क्रांति को हम भारत का लाभ देना चाहते हैं। भारत का लाभ कैसे दे सकते हो? तब दे सकते हो जब आप कह दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत से व्यापार नहीं करेगी, कोई भी अंग्रेज भारत से व्यापार कर सकता है। यदि कोई भी अंग्रेज भारत से व्यापार कर सकता है तो क्या क्या करेगा? भारत से जरूरत पड़े तो कच्चा माल लेके जा सकता है, जरूरत पड़े तो भारत में आके अपना माल बेच सकता है, और जरूरत पड़े तो वह भारत में आकर अपने पैसे का निवेश भी कर सकता है। यदि ये सब कुछ होगा तो इंग्लैंड के इंडस्ट्री को गति मिलेगी। इस वजह से इंग्लैंड के औद्योगिक समाज के लोग, यहां तक कि इंग्लैंड के सामान्य लोग भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट पे दबाव डाल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म करो, क्योंकि उनका एकाधिकार इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के रास्ते में बाधा है। और इसलिए 1833 और 1813 दोनों के अधिनियमों में जो एकाधिकार को समाप्त करने वाली बातें हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना। इसीलिए कहा जाता है ये औद्योगिक पूंजीवाद से प्रभावित अधिनियम है। औद्योगिक पूंजीवाद से प्रभावित अधिनियम है। और एक दूसरा विचार है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद भी एक प्रकार की विचारधारा है, जिस विचारधारा के संबंध में मैं आगे चलकर तब पढ़ाऊंगा जब मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अभी आप इससे ज्यादा मत पढ़ो। अब अगला है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट है। 53 क्यों आया? क्योंकि 33 के बाद का 20 वर्ष जोड़ो तो 53 है। 33 क्यों आया? क्योंकि 13 में 20 वर्ष जोड़ो तो 33 है। 13 क्यों आया? कि 1793 में 20 वर्ष जोड़ो तो 1813 है। तो ऐसे आप वर्ष याद नहीं करिएगा, 20 वर्ष जोड़िए, अपने आप 53 तक पहुंच जाइएगा। तो 1853 में भी वही चर्चा शुरू हुई कि खत्म करो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 20 वर्ष पूरे हो गए। तो इस दफा संसद ने क्या प्रावधान किया? तो संसद ने प्रावधान किया, अगले आदेश तक कंपनी का शासन चलता रहेगा। अगले आदेश तक कंपनी का शासन चलता रहेगा, नेक्स्ट ऑर्डर तक। यानी इस बार 20 वर्षीय नहीं दिया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि अगले आदेश तक कंपनी का शासन चलता रहेगा? बाकी में कहा गया था 20 वर्षों के लिए, इसमें कहा गया था अगले आदेश तक, यानी कि अगला आदेश 20 वर्ष के पहले ही आना लगभग तय था। इसीलिए नहीं इस बार 20 वर्ष नहीं लिखा गया। उसके बाद और क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। यह मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं कि गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। तो बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर के साथ गवर्नर जनरल, इन दोनों का पोस्ट 1773 ईस्वी से एक ही व्यक्ति के हाथ में था। लॉर्ड डलहौजी वो अंतिम व्यक्ति था जो इन दोनों पोस्ट पे रहा। डलहौजी के काल में ही 1853 का एक्ट आया, जिसमें यह तय हुआ कि गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा। तो बंगाल में एक नए पद का गठन हुआ जिसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए क्योंकि बंगाल पूरे इंडिया का कैपिटल था। मैं समझा चुका हूं आपको ये बात। तीसरा पॉइंट, शासन की नियुक्ति के लिए
प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। शासन में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। यह भी मैं बता चुका हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत 1853 के एक्ट के मुताबिक ही हुई थी, उधर जाने की जरूरत नहीं है। और तब चौथा पॉइंट, गवर्नर जनरल के परिषद का विभाजन हुआ। पहले गवर्नर जनरल का एक परिषद था जो 1773 से चल रहा था। अब परिषद में दो तरह के परिषद हो गए। अब दो तरह के परिषद हो गए। एक परिषद हुआ विधायी परिषद, विधायी परिषद। एक हुआ कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद का क्या काम है? विधि निर्माण, में सलाह देना, विधि निर्माण में सलाह देना। माने विधि का निर्माण कार्य कोई साधारण कार्य तो है नहीं, स्पेशलाइजेशन की मांग करता है। और इसीलिए एक डेडिकेटेड, एक समर्पित परिषद ऐसा बनाया गया जिसके सदस्य सिर्फ विधि निर्माण के कार्य के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। इसमें ज्यादातर भारत में शासन कर चुके भूतपूर्व अधिकारी लोग होते थे सदस्य, ज्यादातर जज होते थे। ये 1853 की बात है। आगे चलकर इसमें और भी लोग शामिल होने लगे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो विधायी परिषद का गठन किया गया 1853 में। और एक दूसरा परिषद हो गया कार्यकारी परिषद, जिसका काम है कार्यपालिका संबंधी मामलों में गवर्नर जनरल का सहयोग करना। तो 1853 का एक्ट यही है, यही था अंतिम चार्टर एक्ट। अब 1857 में हो गया विद्रोह। अब विद्रोह हुआ तो फिर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हो गई 1858 में समाप्त। और इस तरीके से इन अधिनियमों की श्रृंखला भी हो गई खत्म। अब एक क्वेश्चन लिख लो मेंस के ख्याल से, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति में 1857 के विद्रोह की भूमिका का मूल्यांकन करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति में 1857 के विद्रोह की भूमिका का मूल्यांकन करें। आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता तो 1773 से समाप्त होने की ओर मुड़ चुकी थी। विभिन्न अधिनियमों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर किया और इंग्लैंड की सरकार की पकड़ मजबूत होती गई। धीरे धीरे जो पकड़ मजबूत हुई वो अंतर्गतवा 1858 में पूर्ण हुई कि अब तो कंपनी की सत्ता समाप्त होती है, पूरी की पूरी सत्ता सीधे इंग्लैंड की सरकार के हाथ में आ जाती है। 57 का विद्रोह यदि नहीं होता तो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त होने ही वाली थी। 57 के विद्रोह के कारण क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति 5-10 वर्षों के बाद होती, वो 5-10 वर्ष पहले ही हो गई। यदि 57 का विद्रोह नहीं होता तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्ति की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। 1853 में तो यह कह दिया गया था कि अब अगले आदेश तक ही आपका शासन है। 20 वर्ष का भी चार्टर एक्ट नहीं दिया गया था।
बस, ठीक है।